आज आलमी उर्दू किताब मेले का 8वां दिन है। इससे पहले भी हर रोज़ यहाँ पर आपने देखा है कि किसी न किसी मौजू पर पैनल डिस्कशन हुआ है और बाकी के जो दिन है उसमें भी होता रहेगा। आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं वो हैं जनाब कर्नल मुस्तफ़ा साहब और जनाब कर्नल सरीद जफ़ा साहब। हमारे दोनों मेहमानों का मैं इस प्रोग्राम में खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये किताब पर मुज़ाकरा है। किताब का उन्वान है जितने दूर उतने पास। ये किताब कौमी उर्दू कौंसिल ने 2007 में पहली दफ़ा शाया की थी और 2018 में इसका दूसरा एडिशन शाया किया गया है। तो जनाब कर्नल मुस्तफ़ा साहब का तारुफ पेश करती हूँ। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और मद्रास यूनिवर्सिटी से जोग्राफिया में एमएससी किया है। ये हिंदुस्तानी फ़ौज में एक सीनियर अफसर और मुंतज़िम रह चुके हैं। इस वक्त जामिया हमदर्द दिल्ली में बहैसियत रजिस्ट्रार तैनात हैं। इन्होंने ये ओहदा 26 जुलाई 2025 को संभाला था। स्ट्रेटजिक क़यादत, इंतज़ामिया और कौमी सतह के असाइनमेंट्स में भरपूर तजुर्बे के साथ इन्होंने मरकज़ बराए ख़ुदकार फ़ौजी सर्वे CAMS, वज़ारत दफ़ा और डायरेक्टर बैनुल अक़वामी सरहदी डायरेक्टरेट और बाउंड्री सेल के सरबराह वज़ारत ख़ारजा MEA समेत कलीदी किरदारों में खिदमत अंजाम दी हैं। इन्होंने हसास सरहदी इलाक़ों बशमूल हिंद, नेपाल सरहद और मशरक़ी सेक्टर के साथ अहम असाइनमेंट्स की क़यादत भी की है। सर, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं जनाब सरीद जफ़ा साहब। जनाब सरीद जफ़ा का ताल्लुक़ दिल्ली से है। हिंदुस्तान के साबिक़ डिप्टी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल हैं। इन्होंने हुकूमत हिंद में बशमूल कौमी सलामती से मुताल्लिक़ इदारों के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में वसी पैमाने पर काम किया है। सर, आपसे भी गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। इस प्रोग्राम की नज़ामत डॉक्टर फैज़ानुल हक करेंगे। उनसे भी गुजारिश है कि आएँ और इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मसर्रत साहिबा। मैं कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली के स्टॉल पर आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। हमारी खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान हमारे डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। आज का प्रोग्राम कई एतबार से बेहद ख़ास है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस आलमी किताब मेले का इनेक़ाद जिस थीम के तहत किया गया है, आज का हमारा ये प्रोग्राम उसी के मुताल्लिक़ है। आलमी उर्दू किताब मेले का थीम इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वैलर एंड विज़डम एट 75 हम सब के सामने है और हम जानते हैं कि हिंदुस्तानी फ़ौज ने अपनी शान व शौकत, शजाअत, दिलेरी और दानाई की वो मिसाल पेश की है कि 75 साल पूरे होने पर हम उसका जश्न मना रहे हैं। इस दरमियान हिंदुस्तान ने अपनी बहरी, फ़ज़ाई और बर्री फ़ौजों के ज़रिए से ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिन्होंने मुल्क की मजबूती, इस्तिक़ामत और इस्तेहकाम की पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल खड़ी की है। सर, हम आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं और सबसे पहले हम अपनी फ़ौज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें सल्यूट करते हैं जिनकी शजाअत और बहादुरी के क़िस्से दोहराने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज़ बुनियादी तौर पर धीरेन्द्र सिंह जफ़ा की तहरीर करदा किताब जितने दूर उतने पास, जो बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ी में लिखी गई और इसका टाइटल था डेथ वाज़न्ट इनफ, लेकिन इसका निहायत ख़ूबसूरत तर्जुमा फैज़ाबाद के मारूफ़ शायर जनाब शाहिद जमाल ने किया है। कौमी कौंसिल ने इस किताब को अव्वलन 2007 में शाये किया था और इसकी मकबूलियत के पेश नज़र एडिशन ख़त्म होने के बाद इसका दूसरा एडिशन 2018 में मंजर आम पर आया। कौंसिल ने मुताद्दिद अदब और ज़बान के अलावा भी मुताद्दिद शोबों में कई कारनामे अंजाम दिए हैं, कई किताबें शाये की हैं। ये किताब भी उसकी एक मिसाल है। इस किताब के हवाले से ही
और इंडियन फ़ौज के हवाले से ही हम यहाँ गुफ्तगू करने के लिए आज जमा हुए हैं। सर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने फ़ौज की तारीख़, शजाअत और जवामर्दी के क़िस्से के हवाले से। तो सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे सर कि आपने इतनी बड़ी, इतनी अहम खिदमात अंजाम दी हैं सर्विस में रहते हुए, कई ऐसे स्ट्रेटजी आपने तैयार की हैं और फिल वक्त भी आप एडमिनिस्ट्रेशन में जैसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन सब का तदब्बुर और हिकमत से एक गहरा रिश्ता है। आप इस पर इजहार ख्याल फरमाएं कि फ़ौज ने किस तरीके से हिंदुस्तान की शान व शौकत में इजाफ़ा करने में अहम किरदार अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, दावत दी और इतने अहम टॉपिक पे बातचीत आज हम करेंगे और उसका मौका दिया। देखा जाए तो ख़ास तौर पे मुबारकबाद के मुस्तहिक आपके डायरेक्टर शम्स इकबाल साहब भी हैं, चूँकि इस बार का जो थीम कर्नल युवराज मलिक को भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि इस तरह की थीम जो वर्ल्ड बुक फेयर में इस बार सिलेक्ट की गई, एक तरह से मैसेज दिया गया और लोगों ने उसको खूब कबूला कि एक चीज़ है जो कि हम सबको कनेक्ट करती है, वो हमारा बेहतरीन मुल्क हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की फ़ौज। आप किसी भी ख़ित्ते में चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, चाहे वो फ़ौजी हो या ना हो, मेरा मानना ये है कि जो वतन परस्त है और वतन से मोहब्बत करता है, उसने वर्दी पहनी है या कलम पकड़ी है या डॉक्टर वाला वाइट एप्रन कोट पहना हुआ है, वो सब देश के फ़ौजी हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ तक मुल्क की आन बान शान को कायम रखने में फ़ौज का, हमारी डिफेंस फोर्सेस का योगदान है, तो उसको जितना सराहा जाए कम है, क्योंकि भारत वो एक देश है, इसको बोलते हैं सेवा प्रधान। ये एक आइडियोलॉजी है कि हम राइट्स मांगते हैं, दैट इज़ अ वेस्टर्न आइडियोलॉजी, मगर हम हिंदुस्तान में अपना कर्तव्य, अपना फ़र्ज़ पूरा करने पे यकीन पहले रखते हैं। वी जस्ट ट्राई टू कंट्रीब्यूट थ्रू सर्विस टू द मैनकाइंड एंड ह्यूमैनिटी। यही एक वजह है जिसकी वजह से हिंदुस्तानी फ़ौज हर तरह से इस देश के लिए, इस देशवासियों के लिए कार्यरत है। जी, बहुत शुक्रिया सर। आपने जैसा कि ज़िक्र किया कि हमारी फ़ौज ने जो शानदार नमूने पेश किए हैं और ख़ास तौर पर सरहदी इलाक़ों को मज़बूत और महफूज बनाने में जो किरदार अदा किया है, वो निहायत अहम है। यही वजह है कि जब हम दूसरी अफ़वाज के मुकाबले में अपने मुल्क की फ़ौज का तज़किरा करते हैं तो हमारा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी हमारे सामने मौजूद इस किताब में दर्ज है, जिसका उन्वान है जितने दूर उतने पास, और इसके लेखक विंग्स कमांडर जनाब धीरेंद्र सिंह जफ़ा हैं, जिन्होंने अपनी जफ़ाकशी की ऐसी दास्तान रक़म की है और इस अंदाज़ में रक़म की है कि ये न सिर्फ़ इंडियन मिलिट्री और फ़ाइटर जेट्स की कामयाबी की रुदाद है, बल्कि हमारे सामने ऐसे हक़ाइक़ भी पेश करती है जो उसके तारीख़ी शवाहिद, जोग्राफ़िया, हिस्ट्री, स्ट्रेटजी, तमाम उमूर पर बहस करती है। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस किताब का तज़किरा आपके वालिद ने आपसे किस तौर पर किया था? शुक्रिया सर इस गुफ्तगू के इनविटेशन के लिए सर, और मैं पहले नेशनल उर्दू काउंसिल को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस तरीके की किताबों को छाप कर देश की युवा पीढ़ी को देश की खिदमत में आगे बढ़कर फ़ौज ज्वाइन करने के लिए, या जैसे कर्नल साहब ने अभी फरमाया कि किसी भी और रोल में देश के प्रति, मुल्क के प्रति सर्व करने के लिए प्रोत्साहित करे और उनकी हौसला अफजाई करे। अब ऐसा है कि
हमारे वालिद साहब जो थे वो, अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आप सब लोगों के लिए, तो वो कर्नल साहब अलीगढ़ में पढ़े हैं, थोड़ा आगे उसी एरिया से बढ़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हमारे वालिद साहब एक ज़मींदार परिवार में बदायूं के से थे, मगर शुरू से देश के लिए कुछ करने के लिए और कुछ फ़ौज ज्वाइन करने के लिए उनका बहुत बड़ा जज्बा रहा। इसलिए आप समझिए 17वां साल पूरा भी नहीं हुआ था कि उन्होंने 1951 में, एक ज़माने में जो एनडीए के पहले जॉइंट सर्विसेज विंग हुआ कर रहा था, वो उन्होंने क्वालिफाई करके देहरादून में वहाँ ट्रेनिंग करी। 1954 में वो फाइटर पायलट के रूप में कमीशन हो गए थे और हर प्रकार के हवाई जहाज़ पर बहुत माहिर हो गए वो। 1964 में उनको एयर अटैक इंस्ट्रक्टर के लिए अमेरिका भेजा गया। उस ज़माने में वापस आए, 1965 का युद्ध था पाकिस्तान के साथ। 23 उन्होंने सैन्य हमले नेट जहाज़ पर पाकिस्तान पर किए और उसके बाद जब देश को लगा कि हमें एक नया फाइटर बॉम्बर स्क्वाड्रन खड़ा करना है लेटेस्ट हवाई जहाज़ के साथ, तो उनका चयन हुआ रशिया जाने के लिए Su-7 सुखोई 7 एयरक्राफ्ट जो है वहाँ से लाने के लिए, और उन्होंने एक रिकॉर्ड टाइम में अपने स्क्वाड्रन को उसके लिए तैयार कर लिया, जिससे उनको वायुसेना मेडल मिला। तो जैसे फैज़ानुल हक साहब ने पूछा कि ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ी किताब तक, तो जब वो वायुसेना मेडल के बाद उन्होंने हिंदुस्तान में एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है रॉयल एयरफोर्स स्टाफ कॉलेज यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए, तो उसमें उन्होंने हिंदुस्तान में टॉप किया एयरफोर्स में। वहाँ गए, 1 साल के बाद जब वो वापस आए तो उनका इंटरव्यू हुआ उस ज़माने के एयरफोर्स चीफ के साथ जो पीसी लाल थे। उन्होंने उनको एडीसी के पद पर नियुक्त किया। जैसे कर्नल मुस्तफ़ा साहब को, आप लोगों को ज़्यादा शायद बता पाएंगे कि एडीसी एयरफोर्स चीफ का मुख्य सहायक अफसर होता है और बहुत ही अहमियत की पोस्ट होती है। तो वो उस अहमियत की पोस्ट पर थे। 1971 जनवरी में उनकी वहाँ नियुक्ति हुई थी। 8-10 महीने ही बीते थे कि जो अब पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश है वहाँ के हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे और उस अहम पोस्ट से उनको पता था कि इस तरीके से युद्ध के बादल अब मंडरा रहे हैं और वो देख रहे थे कि वो युद्ध के बादल अब पाकिस्तान के साथ युद्ध में हकीकत की तरफ बढ़ रहे हैं। वो यहीं दिल्ली में हेडक्वार्टर्स में थे, तो उनके मन में फिर ये जद्दोजहद थी कि मैं हमेशा फाइटर पायलट रहा हूँ, इस समय बॉर्डर पर के बजाय अपने स्क्वाड्रन जाने के बजाय मैं चाहे जितना अहम पोजीशन हो मैं एक ऑफिस में बैठूंगा, फाइलों को देखूंगा, और ये अंदर का संघर्ष उनके अंदर चल रहा था। तो फिर उन्होंने हमारी माँ से ये डिस्कस किया। तो हम लोग रहते थे इंडिया गेट के बगल में ही ऑफिसर्स के क्वार्टर हुआ करते थे वहाँ, तो वो अप डाउन करते रहते थे, शाम को टहलते थे ऑफिस से वापस आके। तो उन्होंने हमारी वालदा से ये डिस्कस किया कि हम जाना चाह रहे हैं वहाँ। तो हमारी वालदा के लिए भी बहुत मुश्किल फ़ैसला था ये, क्योंकि एक तरफ उनके शौहर जो हैं कह रहे हैं कि वो देश के लिए फ़र्ज़ निभाने के लिए जाना चाह रहे हैं, उस तरीके की चुनौती है। दूसरी तरफ जोखिम है कि 2 छोटे बच्चे और उनको छोड़कर जंग में कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो कुछ उन्होंने कहा नहीं, तो ये ऐसा मामला, ये जद्दोजहद चलती रही। ये फिर एक दिन हमारे फादर ने उनसे कहा कि भाई आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं, कोई सिग्नल तो दीजिए। तो उन्होंने कहा जाइए आप अपने जंग लड़िए, क्योंकि यही आप करना चाहते हैं और बाकी फाइटर पायलट्स के साथ अपना फ़र्ज़ निभाइए। तो उन्होंने कहा आप क्या नाराज़ हैं हमसे, आपको हमारे मरने का डर नहीं है? तो हमारी मदर ने उनसे ये कहा, और ये किताब में है, कि देखिए मैं तो आपको दोनों तरफ से खो दूंगी। अगर आप वहाँ शहीद होते हैं तो खो ही दूंगी, और अगर मैं आपको रोकती हूँ यहाँ, तो जो आदमी को मैं पहचानती हूँ, जिसको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, जिनका चरित्र और जिनका एक जज्बे का मेरे जहन में है, तो वो आप आदमी ये बुझ जाएंगे, वो आप रहेंगे ही नहीं, दोनों तरफ से मैं आपको खो दूंगी।
तो उसके बाद हमारे फादर को जब ग्रीन सिग्नल फाइनली मिला हमारे वालदा से, तो फिर उन्होंने एयरफोर्स की चीफ से एडीसी जो है नीचे जाते थे हेडक्वार्टर में और लिफ्ट से रोज़ एयरफोर्स के चीफ को ऊपर लाते थे और जो ज़रूरी ब्रीफिंग होती थी मॉर्निंग की वो देते थे। तो उन्होंने फिर एयरफोर्स के चीफ से कहा कि साहब मैं तो अपने स्क्वाड्रन वापस जाना चाह रहा हूँ। तो चीफ ने कहा कि भाई जो आप मेरे साथ काम कर रहे हैं वो क्या महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट इनफ नहीं है, अहमियत नहीं रख रहा है? तो उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि मैं जो यंग पायलट्स हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है उनको मैं आँख में आँख डालकर देख नहीं पाऊँगा अगर मैं खुद इस देश पर जब संकट है मैं वापस अपने स्क्वाड्रन ना जाऊँ। तो बहुत मुश्किल से फिर चीफ ने उनको वापस जाने दिया। अब इस किताब में जो ऐसे जब निर्णय होते हैं, फैसले होते हैं, तो जीवन भी आदमी का बदल जाता है। तो हमारे फादर वहाँ गए, उन्होंने फिर प्रैक्टिस फिर से शुरू करी आदमपुर में, पंजाब में। उनका स्क्वाड्रन था, 26 नंबर स्क्वाड्रन उस ज़माने में हुआ करता था। और फिर जब जंग शुरू हुई 3 दिसंबर को, तो उन्होंने पहले तो फिरोजपुर। बस एक चीज़, चूँकि आपने गुफ्तगू शुरू कर दी है और हम ये चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें रफ्ता रफ्ता हमारे सामईन तक पहुँचे, तो यहीं बस एक मुनासिब मुझे ये बात लगी कि सर हम आपसे ये जानें कि हिंदुस्तान ने या हिंदुस्तान की फ़ौज ने जो ये जोखिम उठाया, क्या वो वजूहात थीं और कैसे ये सूरत हाल बनी, ख़ास तौर से मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान जो कुछ हो रहा था, हिंदुस्तान का इन्वॉल्वमेंट कैसे रहा और आपने इनको अपने तौर पर कैसे देखा और महसूस किया? मैं इसका जवाब बिल्कुल सादा अल्फाज में देना चाहूँगा कि किसी भी भारतीय के लिए अपनी अस्मिता, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट प्राइम होता है और हम सब कुछ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, मगर अपनी इज़्ज़त, जैसा कि फ़ौज आन बान शान के लिए ही जानी जाती है और उसको प्रोटेक्ट करना, उसको रखना प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता है। तो किसी भी एग्रेशन में या डिफेंस में द नेशन इज़ फर्स्ट ऑलवेज़ एंड एवरी टाइम। सो वो सारे हालात को एनालाइज इसी हिसाब से किया जाता है कि नेशनल प्राइड, हमारी अस्मिता किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ ना होने पाए। तो दैट इज़ द बेसिक थिंग विच हैपन्स एवरी टाइम। और उसी के लिए वी आर अ पीसफुल कंट्री, वी नेवर गो फॉर एनी एग्रेशन, वी नेवर गो फॉर एनी एनक्रोचमेंट। बट जब भी हमारे ऊपर किसी भी भारी ताकत का हमारे प्राइड पर, हमारे अस्मिता पे हमला होता है तो हम उसका प्रॉपर जवाब देते हैं और उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसा सर ने बताया, मैं थोड़ा सा उसको और वजाहत इस बात से करता हूँ। ये जो टाइटल है किताब का, मेरे ख़्याल में शम्स इकबाल साहब को भी दोबारा से मैं मुबारकबाद दूंगा कि इस तरह से इसको जो ट्रांसलेट किताब को किया गया, जितने दूर उतने पास। सो देखा जाए तो सारी प्रॉब्लम जो हैं अभी हर घर में होती हैं, हर जगह होती हैं, उसका सॉल्यूशन है द डिस्कशंस टू ब्रेक द डेडलॉक्स। एक अच्छा शेर है और मैं बता देना चाहता हूँ। वो तमन्ना थी वो सुन लेते हमारी दास्तां हमसे, जो ठहरा बदगुमा रहना तो रहते बदगुमा हमसे। So at least we should speak, we should discuss whatever the problems are there. And just to say what is the special in this country, I will just share some more things. Maybe as you have told, we do it deliberately, then we'll come on some other points. बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि हमारे फ़ौज की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा तो करती ही है और उसके साथ साथ जब उसके सामने चैलेंजेस आते हैं तो वो उनका जवाब देना भी जानती है। यही कुछ सूरत हाल थी जब ये नौबत पेश आई और इसमें विंग कमांडर धीरेन्द्र सिंह जफ़ा ने शरीक होकर वो कारनामा अंजाम दिया जिसकी कहानी आज हम सब दोहराते हैं। 1971 हिंदुस्तान की तारीख़ में कई एतबार से अहम है और इस दरमियान जो
फ़ौजी झड़पें हुई वो भी कई एतबार से अहम हैं। लेकिन फ़ाइटर की तरफ से जिस जवामर्दी का मुजाहरा किया गया और फ़ाइटर ने अपनी कहानी के साथ दूसरे फ़ाइटर के बारे में जो कुछ देखा, महसूस किया, आर्मी के मुताल्लिक़ जो कुछ जाना, वो सारी चीज़ें एक मुख्तलिफ़ अंदाज़ में इस किताब में जमा हो गई हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप तज़किरा कर ही रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने इस किताब को लिखने का मंसूबा बनाया और फिर कैसे वो सारी चीज़ें सामने आईं। आपसे हम सर ये जानना चाहेंगे कि इस किताब का ज़िक्र जब उन्होंने आपसे किया तो आप लोगों का क्या रद्द अमल था, और क्या इससे कबल उनकी तसनीफ़ व तालीफ़ के हवाले से कोई दिलचस्पी सामने आई थी या नहीं? साहब, हमसे ऐसी कोई ख़ास बात तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किताब लिखना चाह रहा हूँ। लिखने बस बैठ गए, और कई लोग थे जो, क्योंकि उनका ज़रा यूनिक अलग तरीके का रोल रहा इस जंग में, कि उनकी ड्यूटी नहीं थी वहाँ बॉर्डर पर। वो हेड क्वार्टर की एक प्रतिष्ठित पोस्ट को छोड़कर खुद जंग में जुड़ने गए थे। तो उन्होंने फिर सोचा, हमारे वालदा के इंतकाल के बाद ही की बात थी कि अब वो बैठकर अपने संस्मरण जो हैं वो लिखें और सब लोगों तक पहुंचाएं। उसी जज्बे से उन्होंने, जिस जज्बे से उन्होंने जंग में शरीक हुए थे, उसी जज्बे को और यंग लोगों को, जवान लोगों को, युवा पीढ़ी में भी उसको शेयर करें। और उर्दू, जैसे कर्नल साहब ने कहा, इसका जो टाइटल है वो, इसके कई माने हैं कि एक तरफ फिज़िकल बैटल चल रहा है, एक तरफ एक मनोवैज्ञानिक एक कड़ियाँ हम लोगों की जुड़ी हुई हैं कि एक मुल्क और तीन मुल्क बट गए और लोग एक थे एक ज़माने में, तो उसकी जो कड़ियाँ हैं वो अभी भी मतलब जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि उर्दू भाषा तक की जो दोनों मुल्कों के बीच में एक कड़ी जोड़ रही है, वो अलग बात है। कि इसमें एक वाक़या है जहाँ जब हमारे फादर को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया, वहाँ युद्धबंदी और इंटरोगेशन और टॉर्चर हो रहा था, तो उन्होंने कहा, तो हमारे फादर बात कर रहे थे अंग्रेज़ी में, तो उन्होंने कहा, तुम्हारी अपनी भाषा नहीं है, वही अंग्रेज़ों के जूते आप चाट रहे हैं, आप अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप हमारी भाषा नहीं समझ रहे हैं। तो हमारे फादर ने वहाँ उनसे कहा कि देखिए, जो आपका जो लहजा और तलख्खुज़ है, वो जहाँ से मैं लखनऊ और अलीगढ़ और बरेली का वो मैच नहीं करता, इसलिए मैं संकोच कर रहा था। मगर तो उस तरीके से जो किताब का टाइटल है वो आज भी पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ उसका बहुत बड़ा लिंक बना हुआ है। नहीं, ये बहुत खूबसूरत वाक़े का आपने ज़िक्र किया। जब मैं मुताला कर रहा था तो वाकई मुझे भी इस वाक़े ने बड़ा हैरान किया कि जब वहाँ के ऑफिसर्स ने आपसे जो है इस्तफ़सार शुरू किया तो वो अपनी पंजाबी लहजे में गुफ्तगू कर रहे थे और उसी अंदाज़ में आपसे जानना चाह रहे थे। आपने शुरू में अंग्रेज़ी ज़बान में जवाब देना शुरू किया, लेकिन जब वो झुल्ला गए कि ये हमेशा अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्होंने पूछा कि क्या आप उर्दू नहीं जानते हैं या वहाँ रह रहे हैं उस तरीके की ज़बान? तो उन्होंने कहा, दरअसल माज़रत चाहता हूँ मैं ये कहते हुए कि मैं जिस इलाके का रहने वाला हूँ, वहाँ की उर्दू और आपकी उर्दू में बड़ा फ़र्क है। अगर आप उसे उर्दू समझते हैं और आपको लगता है कि वो उर्दू है तो मैं उस ज़बान में जवाब दूँ। तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि एक हिंदुस्तान का फ़ौजी, अक्सर ये होता है कि ज़बान को ख़ित्ते से जोड़ दिया जाता है या कुछ इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, तो हमारे यहाँ पैदा होने वाली ज़बान किस तरीके से हर बाशिंदे के दिल में जागुज़ी हैं, इसकी एक खूबसूरत मिसाल उन्होंने पेश की और उन्हें ख़ुद आईना दिखाया कि देखिए, जिस उर्दू या जिस ज़बान का आप दम भर रहे हैं उसके लहजे में, उसके मिजाज में, उससे वाक़फ़ियत में आप कितने दूर हैं और उसका
एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ये पड़ा कि वहीं से वो बैकफुट पे चले गए और उन्होंने फिर अपने सवालात में कई जगह तरमीम भी किए। सर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते, चूँकि आपने एक तवील दास्तान रक़म की है इस्तफ़सार के हवाले से कि जाहिर सी बात है जब आपको कैदी बनाया गया, बहुत से मराहिल से आपको गुजारा गया, बहुत तरह के टॉर्चर होते हैं। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब भी फ़ौजी इस तरीके की सिचुएशन से दो चार होता है और हमेशा वो ज़हनी तौर पर इसके लिए आमादा भी रहता है, तो चाहे वो फ़ौज किसी दूसरे मुल्क के फ़ौजी को गिरफ़्तार कर रही हो या ख़ुद कोई फ़ौजी दूसरे मुल्क का कैदी बन रहा हो, ऐसी सूरत में उसके ज़हन व दिमाग में क्या चल रहा होता है और उससे वो कैसे नबर्दाज़मा होता है? So you are asking me the dilemma of prisoner. बहुत सारी थ्योरीज़ हैं और इसको अगर कनेक्ट करें, अब मैं कनेक्ट करता हूँ कि इस बार की जो NBT थीम द फौज क्यों रखी गई, और मुझे निहायत आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड अप्रिशिएट कि ये सारे सवालों के जवाब जो अभी घूम रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उन सब का जवाब भी मिलता है, आपके इस सवाल का भी जवाब उसमें मिलेगा कि ऐसा क्या है। अल्लामा इकबाल का शेर के यूनान मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। तो बात क्या है? वो बात क्या है कि हस्ती नहीं मिटती और हम हिंदुस्तानी इतने मजबूत कैसे हैं, और क्या चीज़ ऐसी है कि वो टॉर्चर इस तरह की बातें सब होती हैं, एग्रेशंस होते हैं, वो हमको तोड़ नहीं पाता। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तानियत, भारतीयता में कि हम ज़हनी तौर से फिज़िकली इतने टफ हैं, और ये जो कौम का कंसेप्ट है, कौम का मेरा मतलब ये नहीं कि किसी एक लोग, बल्कि वो सारे लोग जो भारतीय हैं, और जब सारे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी सारे लोग मिल जाते हैं और एक कौम बन जाती है और उसको बोलते हैं भारतीय। सो जो इंस्पिरेशन 140 करोड़ लोगों का आपके साथ, आप किसी भी तोड़ के आ सकते हैं, और वो आपको ताकत देती है, आपकी वतन की मोहब्बत, वतन परस्ती आपको ताकत देती है इन सारी चीज़ों में, चाहे वो ट्रेनिंग का वक्त हो, वो लड़ाई का वक्त हो, या किसी भी चैलेंज का वक्त हो। तो ये सारी चीज़ें आपके देशवासियों की मोहब्बत, और आपको वो देख रहे हैं, आपसे उम्मीदें हैं, उस उम्मीद के सहारे आप सारे चैलेंजेस पार कर जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने थीम की तरफ इशारा किया सर, हम वहीं आना चाह रहे हैं और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे थीम का दूसरा हिस्सा है वेलर के साथ विजडम। विजडम को इन जनरल हम देखते हैं सर कि एजुकेशन से या दूसरे सब्जेक्ट से ज़्यादा जोड़ दिया जाता है, लेकिन मिलिट्री के साथ जब हम विजडम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वसी हो जाते हैं। अभी गुफ्तगू कैदी की ज़हनीत के हवाले से हो रही थी। जब मैं इस किताब का मुताला कर रहा था तो अंदाज़ा हुआ कि किस तरह के सवालात को कैसे टैकल करना है और कितने जवाब देने हैं, कितने नहीं देने हैं। इसकी बाज़ाब्ता पहले से भी ट्रेनिंग की जाती है और इसमें फ़ौजी के अज़्म, हिम्मत, जवामर्दी का भी इम्तिहान होता है एक तरीक़े से। उन्होंने अपने जवाबात के ज़रिए कई मौके पर यह साबित किया कि हिकमत और विज़डम के बग़ैर फ़ौजी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। सर, इसको आप अपने अल्फाज में, जैसा आपने अपने वालिद के तई महसूस किया है और किताब में ज़िक्र किया है, एलेबोरेट फरमाएं। तब आसान सवाल नहीं है आपका ये। देखिए, जब आप विजडम के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या एक तरीके से इस किताब से सीख मिलती है, तो अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। एक ये कि जब आप अपना फ़र्ज़, किसी भी क्षेत्र में आपका फ़र्ज़ हो, उसको निभाना अगर आप उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, तो फिर
आपका जो परिवार है या आपका करियर है वो इतना अहम मतलब वो पहले नहीं है, पहले आपका फ़र्ज़ है। तो उसी वजह से हमारे फादर ने हेड क्वार्टर छोड़कर वो आगे गए, उस तरीके की मिसाल है ये। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अगर आप थोड़ा गंभीरता से इस किताब को ज़रूर आप सब लोग पढ़िएगा कि इसमें जंग की बात तो है लेकिन घृणा की बात नहीं है, और जो मानवीय रिश्ते हैं उनको बरकरार रखा हुआ है। तो जब उनका, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और उनके प्लास्टर लगाया जा रहा था पाकिस्तान के हॉस्पिटल में वहाँ, तो एक पठान नर्स का एक वाक़या आता है इसमें, जहाँ वो एक तरफ कह रही हैं कि हम तुम्हारे लाल किले की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, हम हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और वही पठान नर्स, वो लिखा है और उसमें 6 फुट लंबी, वो मरहम लगा रही हैं और कह रही हैं दर्द तो नहीं हो रहा है, चिंता मत करो, तुम अपने मुल्क वापस अपने अजीज़ों के पास चले जाओगे। उसी तरीके से जो सारे रिश्ते हैं इतिहास के दोनों मुल्कों वगैरह के बीच में, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ही बैलेंस के साथ लिखा गया है कि जब आदमी जंग कर रहा है तो जो सोल्जर है उसको तो पता नहीं है कि राजनीति क्या है, कि आपसी रिश्ते का बड़ा मतलब वर्ल्ड इवेंट्स का क्या हो रहा है। वो तो बस देख रहा है कि मेरा कर्तव्य है, मेरा एक फ़र्ज़ है कि मुझे जाकर अपने मुल्क को की सुरक्षा करनी है और फतेह मिलनी चाहिए मुझे। तो उसकी जो प्रधानता है पूरे किताब में, किस बैलेंस के साथ चीज़ों को आगे ले जाया गया है कि जब वो उनको पकड़ा गया था और एक जीप में एक बीच गांव में उनको वो रुके थे, रीढ़ की हड्डी में चोट आई हुई थी, मगर वहाँ गांव के बुज़ुर्ग लोगों ने कहा कि देखिए हमें बहुत अफसोस है कि आप इस कंडीशन में हैं, लेकिन जंग है और हम खुदा से आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई आप अपने अजीज़ों के पास वापस पहुंच जाएं। तो इस तरीके के पूरी किताब में जंग के बारे में तो है, लेकिन मानवीय रिश्तों के बारे में भी है। और तो मैं आपको, जैसे मैं आपको, हाँ, आपने सर एक बड़े अच्छे नुक्ते का जिक्र किया इंसान दोस्ती के हवाले से। किताब में जैसा कि जिक्र किया है जफ़ा साहब ने कि जब उनका प्लेन क्रैश हुआ, बल्कि आग की नज़र हुआ और वो पैराशूट के हवाले से के ज़रिए से ज़मीन पर गिरे, तो उस वक्त जो आसपास के लोग थे वो उनकी तरफ दौड़े और उन्होंने एक तरीके से उन्हें नोचना घसीटना शुरू कर दिया। सारे उनके पास जितने भी सामान थे वो सब लेने के लिए उतावले हो गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स को आते हुए देखा। उस वक्त वो डरे हुए थे, लेकिन जब उन्हें देखा तो उन्होंने इत्मीनान की सांस ली, और जब वो आ गए तो उन्होंने सबसे पहले लोगों को दूर किया और बहुत ही कायदे के साथ, सलीक़े के साथ उन्हें उठाया बिठाया और ले जा कर के कैंप में रखा, जहाँ जब उन्हें चाय पेश की गई और उन्होंने कोशिश की तो देखा कि हाथ नहीं उठ रहे हैं, पैर भी नहीं हिल रहे हैं। तो एक वाक़े का जिक्र किया है कि ऑफ़िसर ने ऑर्डर दिया कि एक जो भी कारकुन था उसने अपने हाथ से चाय पिलाई, बिस्किट खिलाई। तो एक फ़ौजी यानी इतना ट्रेंड होता है, इस तरीके से उसको तैयार किया जाता है कि दुश्मन से भी कैसे पेश आना है आपको और इसकी अखलाकियात क्या होगी, इस पर पूरा उन्हें इसका इल्म होता है। इसकी कई मिसालें किताब में मौजूद हैं। साथ ही इसमें ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जहां हमें अंदाज़ा होता है कि मज़हब, ज़बान या इलाक़े इंसान दोस्ती में कहीं भी हायल नहीं होते। अगर उन्हें हम बरकरार रखते हैं तो हमारे बहुत से काम आसान हो जाते हैं। इसी तरीके से उर्दू के हवाले से जैसे अभी गुफ्तगू हुई, जब ये सूरत हाल पैदा हुई और
लोगों के अंदर मुज़ाहमत का रवैया और बढ़ चढ़ कर परवान चढ़ने लगा, तो रामलीला मैदान में लता मंगेशकर ने एक जो है नज़्म गुनगुनाई, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और उसके बाद एक कौम के अंदर वतन परस्ती का, वतन दोस्ती का जज्बा बेदार हुआ। तो हम ये देखते हैं जिस तरीके से जफ़ा साहब को उर्दू से दिलचस्पी थी, उसकी कई मिसालें उन्होंने किताब में भी पेश की हैं। एक कहानी उन्होंने ज़िक्र की है मेली की, एक उनके साथी जो है वो शरीक रहे हैं। विज़डम की हम बात कर रहे थे सर, तो आर्मी का जहाँ तक मैंने किताब के मुताले से महसूस किया, एक बड़ा जो है चैलेंजिंग काम ये होता है कि फ़ोटो शूट कैसे करते हैं टारगेट के हवाले से। उन्होंने उनके एक जो है टास्क उन्हें दिया गया था, जिसे मुकम्मल करने के लिए वो 2 फाइटर प्लेन के साथ उड़ते हैं और एक प्लेन किसी तकनीकी ख़राबी की वजह से वापस हो जाता है। अब कायदे के मुताबिक ये था कि वो भी चाहते तो वापस हो सकते थे, उनसे बाज़पुर्स नहीं की जाती, लेकिन उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अकेले ही उस मिशन को मुकम्मल करने की ठानी। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक दुश्मन का जो है प्लेन पहले से मौजूद है और वो उसके नरगे में आ गए। तो एक तरीके से डॉग फाइट होती है काफ़ी देर तक, लेकिन वो उसको चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं और जिस टारगेट को फ़ोटोशूट के ज़रिए से हमला करना था जिस पर, उसको वो बग़ैर फ़ोटोशूट करके आते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं यहाँ पर तो एक तरीके से खौफ और एहसास नदामत में भी मुब्तला रहते हैं ऑफ़िसर के सामने कि क्या बताएं, हम फ़ोटोशूट नहीं कर सके क्योंकि इतना वक्त नहीं बचा था कि वो वहाँ पर रह के ये काम अंजाम दे सके, तेल ख़त्म हो रहा था। तो डरे सहमे वो ऑफ़िसर के पास पहुँचते हैं। ऑफ़िसर कहता है क्या हुआ, वजह क्या है तुम्हारे डरने की? तो उन्होंने कहा सर मैं टारगेट मुकम्मल नहीं कर सका, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माजरत ख्वाह हूँ। तो उन्होंने जो है खुशी का इजहार किया और उनकी हौसला अफजाई करते हुए कि फ़ोटोशूट का मकसद क्या होता है, हमें टारगेट को अचीव करना, और आप बग़ैर फ़ोटोशूट करके अकेले वो करके आए हैं, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी। तो इस तरीके से बहुत से जो है फ़ाइटर्स की उन्होंने कहानियाँ बयान की हैं जिन्होंने हिकमत की, बहादुरी के साथ साथ, वेलर के साथ साथ विज़डम के नमूने पेश किए हैं। सर एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे आपसे कि जब इस तरीके की कोई सिचुएशन पेश आती है तो वहाँ ज़बान जो है, जब अक्सर ऐसा होता है कि अंग्रेज़ी से या दूसरी ज़बान से जो है ज़रूरी नहीं है कि हमारा सैनिक वाकिफ़ हो या मुखालिफ हमारा, तो ऐसी सूरत में जब ज़बान की दिक्कत पेश आती है तो हम कैसे उसको टैकल? ऐसा तो बहुत कम होता है कि एज़ अ फ़ौजी अगर आप अपने मुल्क में हैं तो इस तरह के हालात हो सकते हैं, मगर विद अनदर कंट्री ऐसा होना थोड़ा मुश्किल होता है और बहुत ही ये स्ट्रेंज सिचुएशन है कि उसमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि मैं आपको एक किस्सा अभी सुना देता हूँ और जो कि वो मुझसे ही एक तरह से जुड़ा हुआ है कि ज़बान वाली बात ऐसा रहती है कि आपके ट्रूप्स जो हैं फ़ौज में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऐसी किसी बटालियन में हैं कि वहाँ पे तमिल ट्रूप्स हैं, तो आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है कि सबसे पहला काम जो होगा आपका वो लैंग्वेज सीखना होगा। तो पहले दिन हमारी यूनिट थी पोस्टेड बरेली में, तो सीओ साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए थे। उसके बाद ट्रेनिंग हमारी हुई, मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी से वापस आए तो एक जो ज़रूरी सवाल होते हैं जो अमूमन आपको इंट्रोडक्शन में पूछता है, आदमी पूछता है कि भाई आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, और तीसरा सवाल होता है कि आपका धर्म क्या है, ये जनरल। तो हमारे सीओ साहब थे कर्नल अवधेश, उनके चैम्बर में अंदर जाते हैं, नाम पूछते हैं, फिर पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, और धर्म रिलीजन जो हम आज तक लिखते आए थे वो उनको बता दिया। कहने कि वो तो ठीक है, मगर आज से आपका धर्म वही है जो आपके ट्रूप्स का है। और मुझे निहायत खुशी है इस बात की कहने में कि मेरे ट्रूप्स का जो धर्म था, जो कि प्रैक्टिस करते थे,
उनके सारे फंक्शंस में एज अ हेड ऑफ द फैमिली कंपनी कमांडर रहते हुए मैंने वो सारे काम किए, उसमें इन्वॉल्व हुए। और अक्सर ऐसा होता है कि 5 जाट अगर है या कोई मुस्लिम कंपनी है, वहाँ पे रमज़ान का एहतमाम है, तरावी का एहतमाम है, तो वहाँ के कंपनी कमांडर्स बाजमात नमाज साथ में पढ़ते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से, फॉर फौज आपकी लैंग्वेज, द वे ऑफ कम्युनिकेशन वही हो जाता है जो द ट्रूप्स यू कमांड। और जिस जगह में आप सर्विस कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं या फिर साउथ में कर रहे हैं, तो उस तरह की लैंग्वेजेस आपको सीखना ज़रूरी होती हैं ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें। तो इस तरह से कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। बहुत शुक्रिया सर। एक बात सर हम आपसे और जानना चाहेंगे, किताब में काला सिंधु नाम के एक फ़ाइटर का बहुत ही खूबसूरती से तज़किरा किया गया है। काला सिंधु के हवाले से जो उन्होंने बुनियादी बातें की हैं वो फादर और सन के हवाले से हैं। बाप बेटा किस तरीके से किसी जंग में शामिल होने ना होने, कुर्बानी देने, पीछे हटने के हवाले से सोचते हैं। और जब भी कोई बाप अपने बेटे को किसी मिशन पर रवाना कर रहा होता है तो उसके क्या जज्बात होते हैं और उस वक्त वो कितना अहम रोल प्ले करता है अपने बेटे को आगे बढ़ाने में। या इसी तरीके से जब कोई बाप किसी मिशन पर जा रहा होता है तो उसका समझदार बेटा या अगर कम उम्र है तो उसकी मोहब्बत किस तरीके से आड़े आती है। जिस वाक़े का इन्होंने ज़िक्र किया है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है कि ऐसे बाप और ऐसे बेटे बहुत कम होते हैं तारीख़ में, जो उनमें से गरचे कोई एक ही मिशन पर जाता है लेकिन ज़हनी एतबार से वो दोनों शरीक होते हैं। इसमें माँ भी हो सकती है बेटे के साथ, बाप भी हो सकता है और दूसरे अफराद खाना भी शामिल हो सकते हैं। आपने सर अपने वालिद को ऐसे मिशन पर जाते हुए, आते हुए, देखते हुए कैसा महसूस किया? बात 1971 की है। मैं 7.25 साल के करीब था, 7.5 पौने 8 साल का। और ये गुफ्तगू जिसके लिए मैंने थोड़ा टाइम लिया ज़रूर शुरू में आपको बताने के लिए, तो ये हमारे वालदा और हमारे वालिद के बीच का फ़ैसला था और डिस्कशन था। तो हम इतने छोटे थे, हमारे भाई कुछ साल हमसे बड़े थे, तो कभी इस तरीके की फीलिंग ही नहीं आई कि जंग में हमारे फादर छोड़कर हम लोगों को जा रहे हैं, क्योंकि हमारे वालदा पर शायद सारी जिम्मेदारी ये आ गई ये दिखाने के लिए ऊपर से हम लोगों को कि सब कुछ नॉर्मल है, दैट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कि हम स्कूल जा रहे हैं, टिफ़िन हो रहा, भेजा जा रहा है हमारे साथ। हमें तो तब पता लगा साहब कि जब शाम को 5 दिसंबर की शाम को फ़ोन कॉल आई फॉरवर्ड बेस और हेडक्वार्टर से कि साहब वहाँ उनका फाइटर एयरक्राफ्ट को एंटी एयरक्राफ्ट गन फायर लग गया और वो पैराशूट से निकले हैं। और असलियत में हम तो अगले दिन से स्कूल में हीरो बन गए, क्योंकि कोई हमें टॉफ़ी दे रहा है, मॉर्निंग की असेंबली में कोई दुआएं मांगी जा रही हैं और हर प्रकार से सब लोग हमें सपोर्ट करने के लिए वो हो गए। तो उस उम्र के हम नहीं थे जहां हमारे फादर हमसे कुछ बोल रहे हों, हमें लग रहा था जैसे वो नॉर्मल ड्यूटी पर निकल रहे हों। और हमारे ख्याल से हमारी वालदा का बहुत बड़ा रोल था कि उन्होंने हम लोगों को जाहिर होने नहीं दिया कि कितना संवेदनशील फैसला वो दोनों कर चुके थे, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। हमारे फादर युद्ध जंग की मैदान से वापस मतलब जीवित वापस आते नहीं आते कुछ पता नहीं था। बहुत शुक्रिया सर। और अब हम आखिरी बात सर, एक और हम देखते हैं कि फ़ौज में कोई भी अपना पराया नहीं होता। जितनी यूनिटी, इत्तेहाद हम फ़ौजियों के दरमियान देखते हैं, ऐसी दूसरी जगहों पर बहुत कम नज़र आती है। नाक़ूस से गरज़ है न मतलब अज़ा से है, हमको अगर है इश्क तो हिंदोस्तां से है। इस किताब में भी सर बार बार ज़िक्र आया है, जैसा कि धीरेन्द्र सिंह जफ़ा ने भी ज़िक्र किया है। वो बहुत ही मजहबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और शुरू में ख़ुद भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने
जब ये देखा कि हमारी ड्यूटी कहीं ना कहीं इसके जो है इससे हायल होती है, कुछ होती, तो उन्होंने हमेशा ड्यूटी को और कौम की जो है के तकाज़ों को बुनियादी अहमियत दी। इस हवाले से सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि मजहबी रसूमात या और भी दूसरी चीज़ें एक फ़ौजी के लिए कैसे चैलेंजेस पेश करती हैं। फौज इज़ अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। और जब ये आप सवाल कर रहे थे तो मुझे गूज बम्प्स, मुझे एक किस्सा अपनी ज़िंदगी का शुरू में, जब मैं पोस्टेड था ईस्टर्न सेक्टर में और हालात थोड़े से कंफर्टेबल नहीं थे, बहुत कम लोग थे और मैं टास्क फोर्स कमांडर होने के नाते बिल्कुल फॉरवर्ड एरिया में ही था। मेरा एक बडी था जिसका नाम था मनजिंदर, खालसा गाय। रमज़ान का मौका था सर, और रमज़ान में कुछ एहतमाम, अफ्तारी और खाना ये सब करना होता था। तो काफ़ी दिन से वो देख रहा था कि ये खाना जो है थोड़ा सा वेज वाला ही पसंद कर रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे हैं, हालांकि बाकी लंगर में वो सब खाना चल रहा था। और आप इसको थोड़ा सा गौर से सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि मैं नॉन वेज उस वक्त क्यों नहीं खा रहा था। तो दैट खालसा गाय वाज माई बडी दैट टाइम एक दिन बोलता है कि साहब तुसी आज खाना ये जो मैंने नॉन वेज बनाया खा ही लो। तो मैं थोड़ा सख्ते में आया कि भाई आज, कहेंगे आप इतने दिन से कुछ खा नहीं रहे हो तो खाओ इसे। तो बोलता है साहब फिक्र मत करो, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हो, मैंने आपके खाने का इंतज़ाम उसी तरह से किया है जैसे कि आप खा सकते हो। आप यकीन जानिए कि मैंने फिर दूसरा लम्हा नहीं लिया, मैंने उससे कहा मंजिंदर बैठ मेरे साथ और खाना खा। बहुत सारी बातें मैंने की वजाहत नहीं करी और समझने के लिए काफ़ी होगा शायद लोगों को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फ़ौज के अंदर कभी भी जो नारे हमारे लगते हैं, वॉर क्राइज होती हैं, वो पूरे दिल से होते हैं। उसमें मैं थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा और एज अ फ़ौजी होने के नाते और आगे बढ़ा। जो हम ग्रीटिंग्स आजकल देते हैं, कोई कोई ऑब्जेक्शंस हो जाता है। वतन, वतन क्या चीज़, अब उसकी अगर मैं कंपेयर करूं इस तरह से कि माँ का तस्वुर करें, हम माँ का तस्वुर करते हैं तो पहला ख्याल आता है कि माँ हमें खिलाती है, पिलाती है। आपने माँ का जिक्र बहुत किया था इसलिए जहन में बात चल रही थी। हमें खिलाती है, पिलाती है, हमारी हिफाजत करती है और हमारा हर चीज़ का ध्यान रखती है। उसी तरह ये सरजमी जिसका नाम हिंदुस्तान है, वो यहाँ के हर शख्स को, हर इंसान को खिलाती है, पिलाती है, उसकी हिफाजत करती है बिना किसी भेदभाव के, बिना ये जाने कि वो किस खित्ते का आदमी है, कहाँ का आदमी है, उसका धर्म क्या है। तो एक फौजी थॉट या एक हिंदुस्तानी का थॉट ये होता है कि तेरी माँ, मेरी माँ, इसकी माँ, उसकी माँ, सबकी माँ, एक ही माँ, धरती माँ। सो जब धरती माँ से कनेक्ट हो जाता है आदमी, अपने वतन से इस तरह से कनेक्ट हो जाता है, तो ये जो डिफरेंसेस हैं जो कि पर्सनल हैं बहुत, कि आप किस तरह से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, दिस इज़ वेरी पर्सनल थिंग। और फौज के अंदर इस तरह के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक तरह से सेरेमोनियल होते हैं। अगर क्रिश्चियंस का कुछ होगा, सिख्स का कुछ होगा, मुस्लिम्स का कुछ होगा या मुस्लिम्स का कुछ होगा, वो सब मिलके एक साथ मनाते हैं। और उसके अंदर जो हेड ऑफ द फैमिली फॉर एग्जांपल दूसरे रिलीजन का भी अगर है और ट्रूप्स के रिलीजन का फंक्शन हो रहा है, तो दैट हेड ऑफ द फैमिली बीइंग अ डिफरेंट रिलीजन, उसको ये इस तरह से नहीं देखा जाएगा कि आप दूसरे धर्म के हो तो इस फंक्शन में आप उसकी सरपरस्ती नहीं करोगे, वो सारे काम करता है।
तो इस तरह का फिर मैं एक बात बोलता हूँ इसी बात के लिए कि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री एंड द फौज इज़ अल्टीमेट, और इस तरह के रिलीजियस डिफरेंसेस, इस तरह की कोई भी चीज़ फौज में नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी खूबसूरती से तमाम सवालात के जवाबात दिए। अब बस सर मुख्तसर में मैं आपसे बस एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि जब भी किसी बड़े कलमकार की कोई किताब सामने आती है तो बहुत ही पुरजोश अंदाज में उसका इस्तकबाल किया जाता है, रद्द अमल सामने आते हैं। मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि एक फ़ाइटर, एक जवां मर्द की किताब जब सामने आई, क्या रद्द अमल सामने आए? सब जब इस किताब की खूबी हमारे ख्याल से यही है कि खुद एक फाइटर पायलट जिसने खुद जंग में खुद जब उनकी ड्यूटी नहीं थी आगे जाने के लिए उन्होंने फ़ैसला लिया ये, तो ये किताब आप उर्दू ज़बान में देख रहे हैं। इसका बांग्ला में, मराठी में, तमिल में, हिंदी और इंग्लिश में सब में ये किताब छप चुकी है अलग अलग पब्लिशर्स से, इंक्लूडिंग नेशनल बुक ट्रस्ट, जहां मैंने अभी जो आज के आर्मी चीफ हैं उनको अभी ये किताब वहां प्रेजेंट की थी एनबीटी के पेविलियन में। जिसने भी ये किताब पढ़ी है उसमें इस किताब के प्रति बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसको सारे स्कूलों में भेजा है, हर एक फ़ौज की लाइब्रेरी में ये है किताब, और हमारे ख्याल से सभी देशवासियों को इससे काफ़ी प्रेरणा मिल रही है, ख़ास तौर से युवा वर्ग को। और जिस तरीके का फ़ैसला हमारे ख्याल से जो लेखक ने लिखा, धीरेन्द्र सिंह जाफ़ा साहब ने युद्ध में जंग में जाने के लिए, खुद जब ड्यूटी नहीं थी उनकी, वो फैसला जो था, वो निर्णय जो था, उसने उनके जीवन को एक नया आकार दिया और एक नई विरासत छोड़ी कि आज उनके नाम से विंग कमांडर धीरेन्द्र सिंह जाफ़ा मेमोरियल पार्क फैज़ाबाद अयोध्या के कैंटोनमेंट, उसकी छावनी में आज है, जहां लोग जा रहे हैं और प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, हम आप सबके बेहद मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और निहायत अहम मौजू से हम सबको मुस्तफ़ीद किया। हम डॉक्टर कर्नल मुस्तफ़ा ख़ान साहब के और जनाब सरीद जफ़ा साहब के मशकूर हैं, और साथ ही कौमी कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहब के मशकूर हैं कि आपने एक ऐसे मौजू पर मुज़ाकरे का एहतमाम किया। बहुत शुक्रिया सर।